Hello student, welcome back to the Nishan Classes online digital platform. Now we will discuss today Science CBSE Biology paper. Science CBSE का सेट 1 है, ये सेट फर्स्ट है, 3 सेट है जिसमें सेट फर्स्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 जो होता है वो बायोलॉजी का सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंट्रोल द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इन लीव्स ऑफ स्टोमेटा या प्लांट्स। तो हमें पता है वहां पर गार्ड सेल प्रेजेंट होती है जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। हम लोग जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये 2 गार्ड सेल्स होती हैं जिनमें वाटर के एंटर होने पर स्वेल अप होने से ये पोर क्लोज हो जाता है। तो वाटर जब लॉस होता है तो ये अपने नॉर्मल शेप में आने पर ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा, आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमें पता है ग्रोथ हार्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ग्लैंड्स का नाम क्या आएगा, आंसर है ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा, चूज द इक्वेशन रिएक्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एग्जांपल्स, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर इथेनॉल दिख रहा है और एक लैक्टिक एसिड दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें करेक्टली रिप्रेजेंट जो है वो देखना है यहाँ पर। तो ग्लूकोज पायरुवेट लेक ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ये राइट है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट एब्सेंस ऑफ CO2 से इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर चूज द इक्वेशन रिएक्शन दैट द करेक्टली रिप्रेजेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, इथेनॉल फर्मेंटेशन होता है। ये क्या हो रहा है, मुझे तो दोनों आंसर राइट लग रहे हैं। ये हमें पता है ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस की थ्रू पायरुविक एसिड फॉर्म होता है और एब्सेंस ऑफ O2 में, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ O2 में ये पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, प्लस CO2 रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड के रेफरेंस में भी सेम बोल रहा है, वो ग्लूकोज से पायरुवेट फॉर्म होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन में हमें पता है लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर CO2 रिलीज होती ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ए और डी बोथ राइट आंसर है। ये हो क्या रहा है यहाँ, तो करेक्ट इक्वेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन चाहिए थी, दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन है भाई। ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मुझे तो दोनों राइट लग रहा है क्योंकि कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल परफॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, CO2 रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। लैक्टिक एसिड में CO2 रिलीज नहीं होती और लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये काम होता है। ये क्या हो रहा है, दोनों आंसर राइट है, दोनों आंसर राइट है। हो ये क्या हो रहा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ये बोर्ड ने क्या क्वेश्चन दिया, चूज द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। ओ सॉरी, मसल्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना। तो मसल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये है, डिनोट कर दिया मैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल रहा था। प्लीज यहाँ पर राइट आंसर आएगा हमारा डी, जो लैक्टिक एसिड है, क्योंकि मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन और क्रैम्प्स आते हैं और लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन की वजह से ही वो क्रैम्प्स आते हैं। आंसर आएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ह्यूमन बीइंग्स द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन व्हिच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें पता है यूटेरस ही वो होती है जिसके एंडोमेट्रियम में जाकर ये इम्प्लांट होते हैं। आंसर आएगा हमारा यूटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि व्हेन अ ह्यूमन एग, एग का मतलब होगा फीमेल गैमेट। एग का मीनिंग कौन है, फीमेल गैमेट। और हमें पता है फीमेल गैमेट में दोनों क्रोमोसोम एक्स ही होते हैं। फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट, और इसमें वाई क्रोमोसोम है। तो द जाइगोट जो फॉर्म होगा, तो हमें पता है एक एक्स और एक वाई मिलके एक्स और वाई फॉर्म करेंगे। तो ये 45 और ये 46 क्रोमोसोम और 44 XX होते हैं। तो आंसर आएगा हमारा सी, 44 प्लस एक्स और वाई, यानी कि ये लड़का होगा। क्वेश्चन नंबर 6,
Which of the following is a non biodegradable? सीधा सीधा है, पेपर को डिग्रेड कर सकते हैं उसको, पर एक ही है टीडीटी, जिसको हम लोग एज अ बायोफर्टिलाइजर सॉरी पेस्टिसाइड यूज करते थे। टीडीटी यही है जिसको हम लोग डिग्रेड नहीं कर पाए, आज पूरी इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इन एन इकोसिस्टम, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अच्छे से दिखेगा। इन एन इकोसिस्टम द डीकंपोजर्स परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल, सेलेक्ट द ऑप्शन इंडिकेटिंग द रोल ऑफ डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स का मेन रोल क्या होता है? ये जो डेड ऑर्गेनिक जो भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा असर्शन रीजन काइंड ऑफ, जिसमें ये 4 ऑप्शन गिवन किए होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 आता है असर्शन रीजन का। असर्शन गिवन किया हुआ है कि बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट हैव अ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन अ हीट वेव। क्योंकि ये हीट ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, अब हीट बहुत ज्यादा है तो ये अपना आपको क्या कर पाते हैं, ऐसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं हीट वाले में, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है। तो ऐसा बोला गया है कि accumulation of variation in a species increase the chances of its survival in changing environment, कि बहुत ज्यादा accumulation हो जाते हैं वेरिएशन में, क्योंकि ऐसी स्पीसीज जो बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करती है वही सर्वाइवल जो है वो कैपेसिटी रखती है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है ऐसे क्योंकि एंसेस्टर मान सकते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा एंशिएंट सपोज करते हैं, तो बहुत सारे वेरिएशन आए होंगे तब जाकर आज ये सर्वाइव कर पाया, और वो भी हीट के अगेंस्ट। तो ये राइट आंसर है बोथ असर्शन रीजन, और ये उसको एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि बोथ असर्शन रीजन आर राइट एंड रीजन एक्सप्लेन द असर्शन करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ये भी असर्शन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट, पूरे गट के अंदर, यानी कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो, यानी कि यहाँ पर इसोफेगस से लेकर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है। रीजन है कि द लाइनिंग ऑफ द गट हैज द मसल दैट द कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द फूड इनटू रेगुलेटर मैकेनिज्म। याद है हमें कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है और फूड को आगे जो है वो पुश करती है, इसीलिए पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। तो ए असर्शन राइट है, ये भी राइट है, और ये इसको एक्सप्लेन करता है, तो आंसर आएगा ए। असर्शन ए और रीजन आर इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द ए। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा, गिव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो हमें पता है अमीबा के अंदर बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है जो एक ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन में परफॉर्म करता है, यानी 5 प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, वो सब कुछ। तो हमें विद डायग्राम ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं ये डायग्राम ड्रॉ करा रहा हूँ। सपोज करो ये एक अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है यहाँ पर लाइसोसोम होता है, और ये इसका न्यूक्लियस है। सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में आया, ऑर्गेनिज्म जैसे ही कांटेक्ट में आएगा ये इसके अपने सरफेस को ऐसे अराइज करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, इसको स्यूडोपोडिया बोलना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये स्यूडोपोडिया है ना। तो स्यूडोपोडिया ये इस तरह से असराय करते हुए इसको ऐसे सराउंड कर लेता है। ये ऑर्गेनिज्म इसके अंदर फंस चुका है, तो ये ऑर्गेनिज्म इसका फूड है, और ये इसके सराउंडिंग, तो इसको बोलते हैं हम लोग फूड वैक्यूल, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में इसने क्या कर लिया है, इंजेस्ट। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया इंजेशन। सेकंड आता है डाइजेशन। तो ये जो लाइसोसोम है इसके साथ जाकर बाइंड होता है, अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देता है, और वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ये वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, यहाँ आ गया है, ठीक है। तो ये अब एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ना ब्रेक डाउन कर देंगे छोटे छोटे से टुकड़ों में। तो करें इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन मैं कर रहा हूँ। तो ये फूड अब गायब हो चुका है, ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कंप्लीटली डिग्रेड हो चुका है। तो सेकंड प्रोसेस हो चुकी है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के बाद ये हर डायग्राम में तो मैं मेंशन करना पड़ेगा, मैं इस डायग्राम में शो करने लग रहा हूँ बस, ठीक है। डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये डाइजेस्टेड फूड इसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं यहाँ आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। ये तो मैं अलग अलग डायग्राम में शो करना है, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको,
ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद इसका क्या होगा, फॉर प्रोसेस एसिमिलेशन, यानी कि ये अमीबा इन फूड को अपने लिए कंज्यूम कर लेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और अदर काइंड ऑफ प्रोसेस में इसको यूज ले लेगा। तो बाद में तो दिखेंगे भी नहीं और इस तरह से ये गायब हो जाएंगे। मैं गायब करके दिखाता हूँ। ये फूड अब गायब हो चुका है साइटोप्लाज्म में से। देखो ओनली साइटोप्लाज्म दिख रहा है, फूड गायब हो चुका है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन, यानी कि डाइजेस्टेड फूड को यूज करना बाय अमीबा नोन एज एसिमिलेशन। क्लियर। लास्ट वन डाइजेशन। तो इस फूड वैक्यूल के अंदर ओनली वेस्ट बचा है। ये फूड वैक्यूल ऐसे इनर साइड आकर अटैच हो जाती है इनर लाइनिंग में और यहाँ से बस्ट हो जाएगी और वेस्ट मटेरियल मैं बता रहा हूँ अभी, ये यहाँ पर आकर इस तरह से अटैच हो जाती है, बस्ट हो जाती है और यहाँ से वेस्ट मटेरियल को सराउंडिंग एनवायरनमेंट या वाटर के अंदर इजेक्ट कर देगी। इसको बोलते हैं इजेक्शन। तो इस तरह से एक अमीबा इन 5 प्रोसेस को 1 2 3 4 5 प्रोसेस को क्या करता है, परफॉर्म करता है, यानी कि होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, जिससे से हम लोग शो करते हैं। क्लियर। तो ये होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। क्लियर। तो ये है अमीबा के अंदर होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। और ये इसका डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। Observe the given figure and identify the labeled part P, Q, R, S. Clear? तो P यहाँ पर एक्चुअली में एक हॉट ऑब्जेक्ट को यानी कि स्टिमुलस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर P जो है वो स्टिमुलस है। Q यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन है। क्यों यहाँ पर कौन है, सेंसरी न्यूरॉन है। और ये जो आर है वो रिले न्यूरॉन को डिनोट कर रहा है, ये मसल्स को डिनोट करता है। तो इस तरह से पीक्यूआरएस में कौन कौन हुआ, ये स्टिमुलस, ये सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और ये मसल्स को डिनोट करता है। इसका और क्वेश्चन है बी करके। तो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हिच ऑफ द प्लांट हार्मोन आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो इसके लिए हमें आंसर जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन के लिए कौन कौन जो है वो रिस्पांसिबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है प्रमोट द सेल डिवीजन करके आएगा, इनिबिशन ग्रोथ आएगा। ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो होता है वो तो प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को, तो इसका आंसर आएगा साइटोकाइनिन। इसका आंसर आएगा ग्रोथ इनिबिशन, एफसीसिक एसिड होता है ये। डिटेक्शन ऑफ लाइट ऑक्सिन करता है। और लास्ट वन विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए भी एफसीसिक एसिड है। तो ये आंसर है इसके। ये हार्मोन्स ये काम करते हैं, तो हार्मोन्स का आंसर वो है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रीफली मेंशन द स्टेप ऑफ डबल सर्कुलेशन थ्रू द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के थ्रू डबल सर्कुलेशन हमें यहाँ पर शो करना है, तो उसके लिए हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ डबल सर्कुलेशन के लिए। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो मैं एल्वियोलाई यानी लंग्स का पार्ट फॉर्म कर रहा हूँ, ये एल्वियोलाई को डिनोट करता है। और ये होगा हमारा हार्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। भावनाओं को समझना है ना, समझने के हिसाब से ही ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो आएगी पल्मोनरी वेन, इधर आएगा गलत, यहाँ आएगी पल्मोनरी आर्टरी, यहां से चला जाएगा ऑर्गन में आउटा। ये ऑर्गन सपोज कर लो, यहाँ पर ऑर्गन को लेकर आएगी और यहाँ से कैरी करके लेके जाएगी कौन, वेना का। ठीक है। तो ये तो हो गई आउटा, ये हो गई पल्मोनरी वेन,
इनके एरो देख लेना कहां से कहां ब्लड आ रहा है ना। ये हो गया आउटा, ये लेके जा रही है ऑक्सीजन को, यहाँ से ये CO2 है जो कैरी करेगा, ये ऑक्सीजन चली जाएगी यहाँ से यहाँ, CO2 यहाँ जाएगा, ये कैरी करेगा, ये है वेना कावा। यहाँ से ब्लड यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर से पल्मोनरी आर्टरी में, ये है एल्वियोलाई, ये ऑक्सीजन आई, यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, ये CO2 लेकर आ रही है, यहाँ से यहाँ गई, CO2 यहाँ। क्लियर? तो डबल सर्कुलेशन इस तरह से शो होता है। क्या होता है, हमने जो इंस्पिरेशन किया वो एल्वियोलाई में गया, यहाँ CO2 हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन पल्मोनरी वेन में गई, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू जो कि कैरी करके लेके जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां, ऑर्गन्स को, और हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। वहां एज अ बाय प्रोडक्ट जो CO2 फॉर्म होती है, CO2 को कैरी कर लेगी कौन, वेना कावा, और यहाँ से लेकर आएगी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी कर लेगी, और पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी कर लेगी वो CO2 प्रोवाइड कर देगी किसको, एल्वियोलाई की, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन कहां चला जाएगा, वो एल्वियोलाई पर, ये रिवर्स पाथवे से होते हुए नॉस्ट्रिल से वापस बाहर। क्लियर? तो यहाँ इस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है किसका, ब्लड का। ये ब्लड इस तरह से सप्लाई किया जाता है। क्लियर? तो ये है डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मेंडल बेस्ड ऑन द मेंडल एक्सपेरिमेंट शो द क्रॉस बिटवीन येलो राउंड येलो सीड, जिसको ऐसे डिनोट किया हुआ है, और रिंकल ग्रीन जिसको इस तरह से डिनोट किया। F2 जनरेशन तक हमें परफॉर्म करना है, यानी क्रॉस कराना पड़ेगा पूरा का पूरा, और इसमें नंबर ऑफ सीड्स प्लांट जो है विद फॉलोइंग जेनेटिक यानी जीनोटाइप मेकअप इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पर ये कितने प्लांट ऑब्टेन होंगे, ये कितने प्लांट ऑब्टेन होंगे, ये हमें नंबर बताना है। तो क्रॉस करके बताना, मुझे तो आंसर पता है। 1 जो है वो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, प्योर ड्वार्फ और सॉरी प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव में। तो प्योर डोमिनेंट ओनली 1 प्लांट होता है, प्योर रेसेसिव जो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस में वो ओनली 1 प्लांट होता है। तो 1 आंसर आएगा इनका, 1 प्लांट है ये, पर हमें क्रॉस कराकर परफॉर्म करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलो परफॉर्म कर लेते हैं। राउंड येलो और रिंकल ग्रीन के बिटवीन है ये क्रॉस। चलो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बचाऊंगा। तो राउंड ये पेरेंट्स को डिनोट करता है, पी का मतलब, तो ये राउंड येलो जो कि डोमिनेंट है और रिंकल ग्रीन जो कि रेसेसिव। क्लियर? इनके बिटवीन क्रॉस कराना है तो यहाँ पर सबसे पहले गेमेट चूज करते हैं, पेयरिंग बना लेते हैं। होमोजाइगस कंडीशन में एक एक उठा लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बन जाएंगे इनके गेमेट्स। गेमेट बन गए तो क्रॉस कराते हैं भाई साहब। क्रॉस में क्या करते हैं हम लोग, सेम कैरेक्टर के एलील को साथ में रखते हुए इनको एक साथ रखते हैं, तो आर के साथ आर, कैपिटल वाई के साथ वाई। ये हमारा पहला F2 F1 जनरेशन ऑब्टेन हो गई है। ये है यहाँ पर राउंड और येलो काइंड ऑफ प्लांट है, ये राउंड और येलो प्लांट है। क्लियर? F2 जनरेशन के लिए हम लोग जो F1 जनरेशन में प्लांट आया इनकी बिटवीन सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, तो इसे एज अ पेरेंट ले लेंगे हम लोग। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो प्लांट ले लिए। अब हमें सेकंड में वही गैमेट फॉर्म करने होते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एलील है तो सबको सेपरेट कर लेंगे। कैपिटल आर को अलग कर लो, आर को, कैपिटल वाई को और स्मॉल वाई को। सेम प्लांट यहाँ पर है, कैपिटल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सबको सेपरेट कर लो और क्रॉस करा दो सेपरेटली। पेयरिंग में करते हैं हम लोग, फर्स्ट पेयर के फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेम फर्स्ट का सेकंड के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम सेकंड के फर्स्ट के साथ। याद रखना है सेम कैरेक्टर के एलील का क्रॉस जब कराते हैं तो डोमिनेंट को ऑलवेज आगे रखा जाता है। देखो सेम कैरेक्टर के एलील होंगे तो यहाँ पर डोमिनेंट को आगे रखा जाता है, देखो। लेकिन
ये रूल फॉलो नहीं होता कब, जब टू डिफरेंट कैरेक्टर के एलील साथ में आते हैं, तो जिसका क्रॉस करा रहे हैं वही आगे आता है। तो यहाँ पर स्मॉल आर ही आगे आएगा डोमिनेंट रेसेसिव होने के बाद। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम गैमेट यहाँ फॉर्म होने, तो मैंने यहीं पर ही फॉर्म करा लिए, 4 गैमेट यहाँ फॉर्म हुआ, तो टोटल 8 गैमेट फॉर्म होते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको रिमूव करके यहीं पर ही क्रॉस करा दूंगा, तो मुझे 4 गैमेट यहाँ सेम ऑब्टेन हुआ, तो वहां पर भी सेम ही ऑब्टेन होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ केवल अपने स्पेस के लिए, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो क्रॉस कराते हैं हम लोग, तो क्रॉस करा रहे हैं, गैमेट्स हमें पता है, क्रॉस करा लेंगे। क्लियर? तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमारे डायग्राम में आएगा। चलो कराते हैं क्रॉस। ये वाला क्रॉस आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? करते हैं क्रॉस। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इधर देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। वहां पर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और लास्ट ये रहा सेकंड, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट वन स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमें तो 2 के रेफरेंस में पूछा था, देखो एक प्लांट तो ये और एक प्लांट ये, तो यही पूछा था। अब बिकॉज ऑफ उसने परफॉर्म करने के लिए बोला था, इसलिए मेरे को परफॉर्म करना पड़ा। तो देखो ओनली ये 2 प्लांट है जो एक प्लांट ऑब्टेन होते हैं, ये आंसर आएगा 1, और यहाँ पर भी परफॉर्म करके दिखा दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, देखो पूछा भी वही था उसने, ठीक है, हो गया। पूछा भी यही था, राइट द नंबर ऑफ सीड प्लांट्स विद द फॉलोइंग जेनेटिक मेकअप इन F2 जनरेशन। तो इस जेनेटिक मेकअप का एक और इसका भी जेनेटिक मेकअप का एक ही प्लांट ऑब्टेन हुआ था। बिकॉज ऑफ 3 मार्क्स का, तो मेरे को जेनेटिक ये क्रॉस पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा, और आप लोगों को भी ऐसे नहीं डायरेक्ट आंसर देना है, तो परफॉर्म कराना था आपको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 का ए है, मेंशन एनी वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द यूजिंग प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट, सजेस्ट द बेटर अल्टरनेटिव्स टू द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो हमें पता है बिकॉज ऑफ ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं, सॉइल के अंदर जाने के बाद ये डिग्रेड नहीं होते हैं, वहां जाकर और हमारी सॉइल को भी क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी ये डिग्रेड नहीं होते, हमारी सॉइल को धीरे-धीरे बरोड बना देते हैं, बोल सकते हैं बंजर बना देते हैं। तो इसके ये हार्मफुल इफेक्ट है। इसके अल्टरनेटिव्स क्या-क्या हो सकते हैं कि हम लोग इनकी जगह कपड़े वाले बैग्स, कुल्हड़ यानी कि जो टी वगैरह के लिए जो है हम लोग मिट्टी के बर्तन वगैरह यूज कर सकते हैं, कुल्हड़ उनको बोलते हैं हम लोग। प्लास्टिक बैग, पेपर बैग्स जो शॉपिंग के लिए यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं, ताकि वो आराम से डिग्रेडेबल होते हैं और हार्मफुल नहीं होते। तो ये इनके अल्टरनेटिव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आता है, paddy field require a large amount of water. The pesticide and the chemical fertilizers used are washed down into the soil or water bodies. How do these chemicals reach our bodies? What is this phenomenon known as? तो ऐसा है कि पेडी जो चावल की खेती करते हैं हम लोग क्रॉप फील्ड में, तो उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको कीड़े वगैरह से बचाने के, डिजीज से बचाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। और पेस्टिसाइड धूल-धुला कर थोड़ा बहुत कहाँ चले जाते हैं, वाटर के, और वाटर के थ्रू सॉइल के अंदर, और सॉइल से कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? तो सबसे पहले
ये वॉश आउट होकर वाटर में, और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉइल के थ्रू, और वो इतना नीचे जाके सेडिमेंट हो जाता है सॉइल के अंदर, जो प्रेसिपिटेशन पर चला जाता है, जो वाटर इनको अवेलेबल नहीं होता, इसको हम लोग लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसकी व्हाट इज द जिस फिनोमेनन क्या है, केमिकल रीच कर जाता है बॉडी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, तो उसको हम लोग लीचिंग बोलते हैं। और इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, तो ये हम तक कैसे रीच आउट करता है, ये केमिकल्स कंज्यूमर तक कैसे रीच आउट करता है, वो पूछा। देखो, paddy field require a large amount of water. The pesticide and chemicals fertilizers used are washed down into the soil. ये धुल धुलाकर वाटर बॉडीज के अंदर चले जाते हैं। और ये हमारी बॉडी में कैसे रीच आउट करते हैं, पहला क्वेश्चन ये बताना है। और इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो जैसे लीचिंग होगी, सॉरी, ये वाटर बॉडीज के अंदर जाएगा, तो ये रूट के थ्रू, प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पेस्टिसाइड। इसको खाएंगे हम प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोरस। तो ये पेस्टिसाइड कहाँ पहुंच गया, हर्बीवोरस की बॉडी के अंदर। हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस। तो पेस्टिसाइड कहाँ पहुंच गया, कार्निवोरस में। कार्निवोरस को कौन खाएगा, ओमनिवोरस। तो ये कहाँ पहुंच गया, तो प्लांट से ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फूड चेन के थ्रू कहाँ तक रीच आउट कर दिया है, हमारी बॉडी तक। और हमारी बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जा रहा है। क्यों, हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, और हमारी बॉडी में आता जा रहा, इकट्ठा करते जा रहा है। हम लोग सब्जियां तो खाते हैं, और ये हमारे लिए बाद में हार्मफुल डिजीज कोज करता है। इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर। तो ये बायोमैग्निफिकेशन होता है, इसका फिनोमेनन याद रखना है, और ये हमारी बॉडी में ऐसे रीच आउट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, किडनी हेल्प to regulate the volume of fluid and various metabolites waste product in the body। ये हमारी बॉडी में एक्चुअली में जो फ्लूइड है उसके लेवल को रेगुलेट करता है, और वेरियस जो मेटाबोलाइट वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रेट आउट करने में हेल्प करता है। कौन, किडनी। तो नॉर्मली किडनी आफ्टर द फिल्टर अबाउट 180 लीटर फ्लूइड डेली। ये टोटल 180 लीटर जो है फ्लूइड को फिल्टर आउट करती है, और वॉल्यूम एक्चुअली में, और एक्सक्रेटेड आउट ओनली द 1 लीटर या 2 लीटर पर डे, इसको एक्सक्रेट आउट करती है। तो प्रोड्यूस करती है फ्लूइड कितना, 180 लीटर को, तो ये फिल्टर आउट करती है, और एक्सक्रेट आउट ओनली कितना कर रही है, 1 to 2 लीटर। तो ये कैसे पॉसिबल भाई, 180 लीटर को फिल्टर आउट किया, निकाल रहा ओनली 1 to 2 लीटर तक गया था। एक्चुअली में हमारा ब्लड कंटिन्यूअसली बॉमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस है, वहां से कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है, वहां से क्षमता रहता है। इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअसली जो बोलते हैं वो 180 लीटर फिल्टर आउट हो जाता है। पर वो 180 लीटर में से जो बॉमन कैप्सूल के थ्रू पूरे नेफ्रॉन में सप्लाई किया जाता है, वहां से ओनली वेस्ट मटेरियल जो यूरिन की फॉर्म में होता है वो रिलीज आउट होता है ओनली 1 to 2 लीटर, और बाकी का जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्टरेट आउट हुआ है 180 लीटर, यानी कि 125 ml पर लीटर पर मिनट में, और डेली का है ये इतना 180 लीटर पर डे, और इसको हम लोग मिनट में काम करेंगे तो 125 ml पर मिनट आएगा ये, तो इतना ये फिल्टर्ड आउट होता है। तो बाकी का जो होता है वो बेनिफिशियल एलिमेंट होने की वजह से, वाटर हो गया, सम काइंड ऑफ बेनिफिशियल एलिमेंट हो गए, तो वो रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स के थ्रू, और इस तरह से लास्ट में जो फिल्टर आउट होकर वेस्ट की फॉर्म में जाता है वो ओनली 1 to 2 लीटर रहता है। तो इस तरह से 180 लीटर टोटल फॉर्म होने के बाद भी 1 लीटर इस तरह से वो रिलीज आउट होता है, बिकॉज ऑफ बाकी का सारा रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ये है इसका आंसर। तो इसके रेफरेंस में आंसर देना है हमें। पेशेंट विद किडनी फेलियर कैन बी सेव्ड बाय द डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, है ना। तो हम लोग इसके थ्रू इसको बचा सकते हैं। एक तो डायलिसिस होता है जिसमें आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू उसको ब्लड को फिल्टर आउट किया जाता है, और एक किडनी ट्रांसप्लांट कर दो प्रॉपर, कॉस्टली पड़ता है इसलिए हम लोग डायलिसिस कराते हैं। तो इसके रेफरेंस में क्वेश्चन है, ए राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉमन कैप्सूल। तो बॉमन कैप्सूल का भाई फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर उसका डायग्राम बना रहे हैं। तो हम लोग ये बॉमन कैप्सूल चंदा मामा की तरह दिखता है, यहाँ से पीसीटी, यहाँ से लूप ऑफ हेनले, यहाँ से डीसीटी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से गैलेक्टिक डक्ट, और यहाँ ग्लोमेरुलस होता है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, यहाँ पर नेटवर्क बनेगा, और ये इफरेंट आर्टरियोल है, तो ये ग्लोमेरुलस होता है। तो ये जो दिख रहा है चंदा मामा काइंड ऑफ, ये है बॉमन कैप्सूल, इसका मेन फंक्शन
ब्लड को फिल्टर आउट करना, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसी में आकर स्टोर होता है। तो जो फिल्टर आउट हुआ है ब्लड, उसको स्टोर करना, ये बॉमन कैप्सूल का मेन फंक्शन होता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को स्टोर करना, ये मेन फंक्शन है इसका। ठीक है, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, केवल माइन्यूट काइंड ऑफ पार्टिकल्स को इधर आने देता है, बाकी का आरबीसी या ब्लड कंटेंट को इधर फिल्टर आउट नहीं होने देता है। तो ये मेन फंक्शन है बॉमन कैप्सूल का। नेक्स्ट वन आता है क्वेश्चन नंबर बी, although kidney filter a large amount of 180 liter per day of a fluid, still the excretion from the body is only 1 to 2 liter। मैंने आंसर दे दिया इसका कि 180 लीटर तो टोटल होता है, पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो ये 1 to 2 लीटर ही एक्सक्रीट आउट हो पाता है। क्वेश्चन नंबर सी आता है, व्हाट इज द एक्सक्रीशन। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और नाइट्रोजनस वेस्ट में बिकॉज ऑफ, उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, और ये तीन होता है मेनली, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्लियर, तो इन तीनों को एक्सक्रीट आउट करना नोन एज excretion। Why is it necessary for any living organism? Because of a three kind of any, जो जितने भी कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये एक्चुअली में हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल और टॉक्सिक होते हैं, इनको रिलीज आउट करना मैंडेटरी है, इसलिए इनको ये हमारे लिए रिलीज आउट करना मैंडेटरी है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और करके स्टेट टू सिमिलरिटीज बिटवीन द लंग्स एंड किडनी। तो मैं टू सिमिलरिटीज बता देता हूँ लंग्स और किडनी के रेफरेंस में। पहला, दोनों में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क काफी हाई होता है। क्यों? लंग्स तो ब्लड सप्लाई के थ्रू ऑक्सीजन यानी गैसेस एक्सचेंज करता है, और किडनी जो है वो उसके भी नेफ्रॉन के सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू वो ऑस्मोलरिटी या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बैलेंस कर पाता है। तो दोनों में पहली सिमिलरिटीज क्या, इन दोनों के अंदर जो है वो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क काफी ज्यादा होता है, मैक्सिमम नेटवर्क होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज के लिए। दूसरा, इनका काम होता है फिल्ट्रेशन और एक्सक्रेशन का। देखो यहाँ पर ये लंग्स ऑक्सीजन और CO2 के बिटवीन क्या कर रहा है, एक्सचेंज, और CO2 जो हार्मफुल है उसको एक्सक्रीट आउट कर रहा है। सेम किडनी जो है वो नाइट्रोजन, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, उसको भी एक्सक्रीट आउट करता है। तो दूसरा काम है इनका हार्मफुल सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करना। क्लियर, ये दो मेजर सिमिलरिटीज देखने को मिलती है हमें लंग्स और किडनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका बायोलॉजी का। ए करके है, उसमें फर्स्ट है, इन एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर fertilization is said to take place when male gamete carried in the pollen tube fuse with the female gamete present in the embryo sac. This result in lot of the changes in different parts of the flower state. The changes taking place in the following structure of flower post fertilization। यानी कि जब मेल गेमेट फर्टिलाइजेशन के थ्रू वहां पर एम्ब्रियो सेक के अंदर जाकर एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, तो वहां पर ये जो फॉर्म होते हैं, तो ये चेंजेस कैसे आते हैं वो बताना है। तो एक्चुअली में जब जायगोट फॉर्म होता है, तो जायगोट का मीनिंग क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन, यानी पोलन ट्यूब से मेल गेमेट जाएगा और एम्ब्रियो सेक में एक सेल के साथ फ्यूजन करेगा, तो फ्यूजन करने से बनता है जायगोट। तो जायगोट ही है जो बाद में किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। तो जायगोट का क्या चेंजेस आया, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट। ओव्यूल, ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, क्योंकि इसी ओव्यूल के आउटर कवरिंग इस एम्ब्रियो के सराउंडिंग आ जाती है, क्या बन जाता है, सीड। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट वन सेपल्स जो है वो एक्चुअली में फॉल ऑफ हो जाते हैं, लेकिन सम काइंड ऑफ जैसे टमेटो वगैरह उसमें एज अ माइन्यूट मेम्ब्रेन की फॉर्म में परसिस्ट रह जाते हैं। तो ये है इनके चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या है, प्लांट्स और फंजाई के रेफरेंस में सीड जब इलेबोरेट होता है और एक माइन्यूट सा स्ट्रक्चर जो है अराइज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। नेक्स्ट आता है और करके इसी का बी क्वेश्चन, sugarcane does not produce seed, so name the process through which it will be able to reproduce। तो हमें पता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एक पार्ट से। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका आंसर है।
अब इसमें मेनी काइंड ऑफ मेथड आएगी, वो पूछेगा ही। तो लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेज ही ये कि हम लोग एक पर्टिकुलर टिश्यू से एक पर्टिकुलर प्लांट डेवलप करते हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ होगा, यानी एकदम क्लोन और सिमिलर होता है। ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है। सिमिलर टू पेरेंट्स होता है, क्लोन होता है, सॉरी क्लोन, सिमिलर टू पेरेंट्स होगा। थर्ड क्वेश्चन है बिसाइड द शुगर कोन गिव 2 more example of plants that reproduce by this method। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू इन शुगर केन के अलावा ऐसा कौन सा है जो रिप्रोड्यूस होता है, तो वो भी बताना है हमें। तो हम लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है, 2 ही तो देना है। तो 2 और दे दो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू एक तो हम लोग रोज में कटिंग कर सकते हैं, रोज फ्लावर में स्टेम कटिंग करके हम लोग न्यू प्लांट डेवलप करते हैं, यानी कि इसके एक स्टेम ले लो, उसको कट करके लगा दो तो रोज फ्लावर यानी कि जर्मिनेट होता है। एक होता है पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर में भी हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ट्यूब पोटैटो को लगा देते हैं जमीन में और उससे एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो पोटैटो ट्यूबर से भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स जेनेटिकली हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसका, why regeneration is not possible in all kind of animals। रीजनरेशन सब में क्यों नहीं होता है, ऐसा बोला है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रीजनरेशन ओनली सिंपल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी जो होती है उनके अंदर ही देखने को मिलता है। और रीजनरेशन जो है केवल वही कर सकते हैं जिनके अंदर स्टेम सेल्स जो हैं वो केपेबल हो, यानी स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स जिनमें देखने को मिलती है वो ही केवल क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन। तो ये ऑल इन ऑल सिंपलर बॉडी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ स्टेम सेल्स जो कि आराम से रीजनरेट हो पाती है और अपने सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज फॉर्म कर पाती है, प्रोड्यूस कर पाती है। तो रीजनरेशन ओनली प्लेन एरिया और सम काइंड ऑफ एनिमल्स में देखने को मिलता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन था 16, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ समझाया है वो समझ में आया होगा और अच्छे से ही एक्सप्लेन किया है। ये थे आपके सीबीएसई का 10th का साइंस का बायोलॉजी का पेपर सेट फर्स्ट। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेट नंबर 2 के साथ। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस टुडे द क्लास 10th सीबीएसई साइंस बायोलॉजी पेपर जो कि आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये है सेट नंबर 2। ये जो आज क्वेश्चन पेपर हुआ है साइंस का सीबीएसई का वो सेट नंबर 2 है और फर्स्ट में अभी सॉल्यूशन कर चुका हूं। तो याद रखना फर्स्ट और सेकंड में मैक्सिमम क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ है। मैं यहाँ पर सेट 2 के केवल वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा या सॉल्यूशन दूंगा जो कि सेट 1 से अलग है ना। तो आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्यूशन देखना है, आप सेट 1 में जाकर देख सकते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ मैं ओनली वही क्वेश्चन करूंगा और सॉल्यूशन जो ओनली एक्स्ट्रा है या बोल सकते हैं सेट 1 से अलग है, बाकी के सिमिलर काइंड ऑफ ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका एमसीक्यूज का वो थोड़ा सा डिफर है सेट 1 से। बाकी का जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो सिमिलर है, तो वहां जाकर आप आंसर देख लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है ईस्ट मल्टीप्लाइज बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो हमें पता है ईस्ट फंगस है और फंगस में ईस्ट जो होता है वो बडिंग के थ्रू बडिंग के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। इसका आंसर जो आएगा हमारा वो बडिंग आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मैंने बोला है ना आपको सारे क्वेश्चन सिमिलर जो होंगे वो सेट 1 में मिल जाएंगे सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है उनको ही सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफर है सेट 1 से, तो वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। ये रहा, रीजन फॉर एक्सेसिव रीजनरेशन ऑफ वेस्ट आर। तो एक्चुअली में एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट मटेरियल किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग वेस्ट को किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में वेस्ट जो है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, उसके रीजंस क्या क्या है वो बताने हैं यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सी आएगा और काइंड ऑफ है रीजन बता देता हूँ क्यों। यूज एंड थ्रू काइंड ऑफ पॉलिसी है हमारी,
खाओ पियो और फेंक दो बस, तो वो सारा जो है वो वेस्ट कहाँ जाएगा, एनवायरमेंट में जाएगा। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेज फूड बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं जो कि डिग्रेडेबल नहीं होते, कई बार प्लास्टिक बैग्स वगैरह में आते हैं, तो वो हमारे पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सेकंड भी सही है, ये भी पॉल्यूशन जो है क्रिएट कर रहा है, वेस्ट मटेरियल बढ़ा रहा है। कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं, वेस्ट होते हैं जो कि डिग्रेडेबल नहीं होते, वो भी वेस्ट को बढ़ा ही रहे हैं। और लास्ट वन, नॉन शॉर्टिंग ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्टेज होते हैं जो भी डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, वो वेस्ट की फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में पड़े हुए हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे सारे ही ऑप्शन जो है वो वेस्ट मटेरियल को इंक्रीज ही कर रहे हैं, तो आंसर आएगा हमारा सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, वो भी थोड़ा सा डिसिमिलर है, 8th तो जो है वो सिमिलर है फर्स्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि असर्शन रीजन आएगा, असर्शन है बैक्टीरिया प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड बी सिमिलर। तो बैक्टीरिया जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। रीजन दिया हुआ है कि देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिया जनरेटेड ड्यूरिंग या ड्यू टू स्मॉल inaccuracies in DNA replication. तो DNA during the cell division यानी कि बैक्टीरियल डिवीजन, माइन्यूट अमाउंट ऑफ सेल जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर माइन्यूट चेंजेस आते हैं। बाकी का ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, ये बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड हो जाते हैं, तो वहां पर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिमिलर काइंड ऑफ ही ये सेल प्रोड्यूस करते हैं। बस डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि हमें पता है दो सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स जब डिवाइड होती है तो उनके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट होते हैं वो सिमिलर पार्ट में डिवाइड होकर जाते हैं, इसीलिए वो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइन्यूट चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ जीन। तो यहाँ पर एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पर दोनों राइट है आंसर कि यहाँ पर एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है एग्जैक्ट सिमिलर ना होगा, थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर बहुत राइट है, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि इसने बोला था वुड बी सिमिलर, पर माइन्यूट चेंजेस आता है ना, तो इसका आंसर आएगा हमारा बी, यानी कि ए और बी बोथ राइट है, पर बी ढंग से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, यानी रीजन जो है को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आंसर आएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि थोड़ा सा फर्स्ट सेट से अलग है, नया क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, देखते हैं इसको। तो इसमें बोला गया है ये एक्चुअली में लीफ का सेक्शन है एलएस, जिसमें पी को डिनोट करना है और क्यू को। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई पी इन द गिवन डायग्राम, राइट डाउन इट्स रोल इन प्लांट। तो ये एक्चुअली में मेसोफिल सेल्स की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट डाउन अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका इक्वेशन चलो मैं यही लिख देता हूं, ये लो फोटोसिंथेसिस के एक बैलेंस इक्वेशन लिखिए, टू टाइप की आती है, मैं एक ही लिख देता हूं बड़ी वाली। तो 6CO2 प्लस 12H2O, जिसमें हम लोग प्रेजेंस डिनोट करेंगे सनलाइट एंड क्लोरोफिल की, और प्रोड्यूस करेंगे हम लोग ग्लूकोज C6H12O6 प्लस साथ में 6 ऑक्सीजन रिलीज करेंगे प्लस 6H2O, सॉरी। यहाँ पर ये बैलेंस इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 को कंज्यूम करके प्लांट्स वाटर की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और साथ में वाटर। यही वो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है जिसको हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बैलेंस थी इसकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 14, जो थोड़ा सा डिफर है सेट 1 से। ये है क्वेश्चन नंबर 14। ए है, मेंशन द ग्लैंड्स एंड द हार्मोन सीक्रेटेड बाय इट इन अ स्कैरी सिचुएशन इन ह्यूमन बीइंग।
हम लोग डर जाते हैं तो उस सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है? तो हमें पता है एड्रेनलिन जो ग्लैंड है वो एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि 3 काइंड ऑफ सिचुएशन बोल सकते हैं हम लोग F3 करके। फाइट यानी कि लड़ाई में, फ्राइट यानी डर, लास्ट वन फ्लाइट यानी ऊंचाई, हाइट। इन 3 कंडीशन में एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो काम में करता है, यानी एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करेगा और वो इन 3 सिचुएशन में काम में करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी, राइट टू रेस्पॉन्सेस दैट इनेबल द ह्यूमन बॉडी टू बी रेडी टू डील विद सच सिचुएशन। जब हम लोग डर जाते थे सिचुएशन में, ऐसे क्या रेस्पॉन्स करते हैं हम लोग? ये एड्रेनलिन हार्मोन, जिससे हम लोग उस सिचुएशन में अपना आप को हैंडल कर पाते हैं। तो पहला रेस्पॉन्स बता दूं, हम लोग देखना, सपोज करो किसी गली से जा रहे हैं, कुत्ता पीछे पड़ गया तो हम लोग बगैर सोचे समझे भागते हैं। तो भागने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हाथ पैर हिलाते हैं हम लोग एक्चुअली में रनिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती है? जो डाइजेस्टिव फूड है उसको ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज करके ब्रेक डाउन करता है, तो एनर्जी डेवलप होती है। तो देखो क्या हुआ, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, रेस्पिरेशन बढ़ गया। ये 2 रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करेंगे बहुत ज्यादा, तभी जाकर वो फूड का डाइजेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, एनर्जी मिलेगी, जिससे हम लोग भागेंगे। ये जो ऑक्सीजन इनहेल की है, इसको एक्चुअली में सेल तक रीच आउट कौन करवाएगा? ब्लड। और ब्लड को सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? हार्ट बीट इंक्रीज करना। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी, पहला रेस्पॉन्स। दूसरा रेस्पॉन्स जो होगा वो हार्ट बीट का इंक्रीज होना, हार्ट बीट इंक्रीज होना, समझ में आ गया? इंक्रीज। तो इस तरह से ये 2 रेस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, वही समझ जाना। ये था क्वेश्चन नंबर 14, जिसका आंसर यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो सिमिलर काइंड ऑफ है सेट नंबर फर्स्ट के। तो ये था हमारा सेट 2 का सॉल्यूशन। बाकी के सॉल्यूशन जो है आप जितने भी क्वेश्चन है वो सिमिलर हैं सेट 1 के, वहां जाकर देख लीजिएगा। ये था हमारे सेट 2 के डिसिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कि अलग थे सेट 1 से, जो मैंने सॉल्यूशन बताया। मिलते हैं जल्दी ही सेट नंबर 3 के साथ। Now we will discuss 10 CBSE Science Biology set number 3rd. फर्स्ट एंड सेकंड सेट हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। सेकंड जो है उसके बाद थर्ड सेट जो है हम लोग सॉल्यूशन आज कर रहे हैं। याद रखना है सेकंड जो सेट था और थर्ड सेट जो है, इसमें हम लोगों ने केवल वही क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया मैंने जो कि फर्स्ट से अलग था। बाकी के सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो आप सेट 1 को कंप्लीटली वहां जाकर सारे सॉल्यूशन देख सकते हो ना। तो सेट नंबर सेकंड और थर्ड में केवल मैं वो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ क्वेश्चन के जो अलग है ना, सेट 1 से डिफरेंट है, बाकी के सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा सेट का, जो कि थोड़ा सा डिसिमिलर काइंड ऑफ है फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, एन इकोसिस्टम कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो हमें पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होते हैं, सबसे बॉटम में इसको रखा जाता है, तो लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो आंसर आएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो हमें लेना है। तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज ऑफ ओजोन जो है अर्थ की शील्ड की फॉर्म में काम करता है, पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए, ना कि इंफ्रारेड के लिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेना था, तो आंसर आएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, नेक्स्ट वन, assertion reason नया है। assertion आएगा, in case of iodine deficiency in our diet there is a possibility that we might suffer from goiter। तो goiter से हम लोग जो है वो डिजीज हो जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। रीजन दिया, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ goiter स्वेलिंग ऑफ नेक, स्वेलिंग हो जाती है, तो आंसर आएगा हमारा ए, बिकॉज ऑफ। यहाँ पर रीजन और assertion बोथ राइट है और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, तो आंसर आएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, नेक्स्ट वन, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्योंकि इसके अंदर जो है एल्वियोलाई जो प्रेजेंट होती है
उन एल्वियोलाई में एयर प्रेजेंट होना ही चाहिए, वरना ये कोलैप्स हो जाएंगी। और अगर एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई तो जो हमारे अंदर गैस एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्वियोलाई के बिटवीन, वो नहीं हो पाएगा और हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे प्रॉपर वे में। तो ये है उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में भी क्वेश्चन नंबर बी है। ए तो हम लोगों ने कर चुके हैं सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर बी थोड़ा सा अलग है इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द प्लांट होमो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस? प्रमोट सेल डिवीजन, ये भी हम लोग कर चुके हैं एक्चुअली। नहीं सॉरी, विल्टिंग थोड़ा अलग है। विल्टिंग और लीज नहीं सही है, ये हम लोग कर चुके हैं। ए और बी दोनों आंसर हम लोग कर चुके हैं। साइटोकाइनिन था, इसके अंदर इनहिबिशन था एब्सिसिक एसिड, इओजिन और ये एब्सिसिक एसिड। हाँ हम लोग कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 था ना, 12 था, 12 हो चुका है। तो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 14। इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है क्योंकि इसमें भी हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इसमें एक क्वेश्चन है कि शो अ क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट हैविंग अ राउंड एंड ग्रीन सीड विद अ पी प्लांट हैविंग अ रिंकल्ड एंड येलो सीड अप टू F2 जनरेशन। वही सेम हमें राउंड येलो रिंकल ग्रीन के बिटवीन जो कराया था क्रॉस, सेम वही क्रॉस हमें यहाँ पर करा कर देना है। तो वहां पर रिंकल ग्रीन था और राउंड येलो था, यहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया है तो कोई डिफरेंस नहीं आता, हम लोग वही कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर राउंड ग्रीन और येलो, रिंकल और येलो के बिटवीन हमें क्या करना है? क्रॉस करा कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो भी मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे उसी के बेसिस पर इसको हम लोग परफॉर्म करवाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर राउंड ग्रीन सीड प्लांट जो था वो और रिंकल येलो, तो यहाँ याद रखना है रिंकल रेसेसिव है, येलो डोमिनेंट है, और यहाँ पर राउंड डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो रेसेसिव है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन लिया है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव का, तो उसी के बेसिस पर हमें क्रॉस कराना है और F2 का रिजल्ट देना है। क्लियर? देते हैं रिजल्ट, कराएं क्रॉस, करो। रुको कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं दोबारा। राउंड ग्रीन है, ठीक। तो राउंड को हमने कैपिटल आर से और ग्रीन को स्मॉल वाई से, सही था। और रिंकल स्मॉल आर और येलो को कैपिटल वाई से डिनोट किया था। यानी कि हमारे जो जीनोटाइप में पेरेंट्स के वो ये हैं, तो उसका कराओ, तो पेरेंट है गेमेट बनाओ दोनों, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों को साथ में रख देंगे तो हमारे F1 जनरेशन आ जाएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कुछ भी करो आप ले देकर F1 जनरेशन में सेम ही प्लांट ऑब्टेन होगा। और बाकी का क्रॉस आप जानते ही हो, मैंने वहां पर क्रॉस करवा रखा है सेट नंबर फर्स्ट में, तो वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो ये हमें केवल इतना बेवकूफ बनाया है तो उसने पेरेंट को चेंज कर दिया था, डोमिनेंट के साथ रेसेसिव इस तरह से रख दिया था, और जब हम लोग क्रॉस कराते तो हम लोग को F1 जनरेशन में वो सेम ही प्लांट ऑब्टेन होते हैं जो हम लोगों ने वहां पर किए। मैं आपको चाहो तो ये अभी की अभी प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि हम लोग डोमिनेंट ले लें तो भी यही आएगा और रेसेसिव ले लें तो भी आएगा। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन में ये गिवन किया था हमें, तो चलो हम लोग डोमिनेंट भी ले लेते हैं। ये डोमिनेंट रेसेसिव गेमेट बनाते हैं, ये बनेंगे। और ये पेरेंट, ये गेमेट F1 जनरेशन में क्या आता है? वही कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्या ये सिमिलर है? हाँ सिमिलर है, यानी कि पेरेंट्स कुछ भी ले लो F1 जनरेशन सेम आएगी तो ऑब्वियस F2 का रिजल्ट भी सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है 14 का वो सेम एज इट इज सेट फर्स्ट में जो क्वेश्चन था उसी के सिमिलर है, तो ये सेम ही आंसर आने वाला है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सेट 1 के सिमिलर ही है, जो वहां पर सॉल्यूशन करा रखा उसको देख लीजिएगा। तो ये था हमारा सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये जो कुछ अलग काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे जो मैंने सेट 3 के करवा दिए, बाकी के सारे सिमिलर ही हैं सेट फर्स्ट के, तो आप वहां जाकर सॉल्यूशन को देख लीजिएगा।
ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, निशान के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।